लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। देखे पाकिस्तानियों, ये है तब्दीली, और ये है सबसे बड़ी तब्दीली, और इसी वजह से ये इंशाल्लाह हमारी कौम उठेगी। इसी वजह से इंशाल्लाह हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? मैं डोनाल्ड ट्रंप से क्या कल बातें करूं? मैं पर्चियां लाया हूं जेब में, मैं पर्चियों से पढ़ूंगा बैठ के। मुझे बड़ा फख्र है इस चीज पे कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। मैं बार बार कहता रहा कि जंग से मसला नहीं हल होने लगा। मुझे हर किस्म की मुझे बुरा भला कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, तालिबान खान कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। आज सारी दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आपका केस रखूंगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने, आपको बिल्कुल इंशाल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान में कितना अल्लाह ने मिनरल्स दिए हैं, मदनियात। जो पाकिस्तान के पास तांबे के जखीरे हैं वो दुनिया में 4-5 बड़े मुल्कों के मुकाबले में अरबों अरबों डॉलर के जखीरे पड़े हुए वहां। और हमारी बदकिस्मती देखें कि एक रेको डिग के अंदर अच्छा भला वहां बाहर से कंपनी आई, काम शुरू होने लगा था। अब वो मैंने इंक्वायरी की है, पता चलेगा कि क्या वजूहात है, कि क्या वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, जो आज हमें बहुत ज्यादा एक इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर फाइन भी हुआ है उसका $6 अरब का। लेकिन ये सोचें कि वो जो वहां अंदाजा लगाया जाता है कि $200 अरब के तो वहां सिर्फ एक जगह पे तांबे के रिजर्व्स और सोना पड़ा हुआ है। तो 10 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा क्योंकि कोर्ट केस हो गया। और इसके पीछे क्या होगा? आज मैं बता रहा हूं कि इसके पीछे करप्शन थी, पैसे मांग रहे थे, रिश्वत थी। और यही वजह है, याद रखें पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क पीछे रह गया सिर्फ एक वजह से, करप्शन। बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती। आज मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को आज मिला हूं, कतर में मिला हूं, सऊदी अरेबियन कंपनीज में, चाइना की कंपनीज मिला हूं। हर कंपनी एक ही बात करती है कि वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आते क्योंकि वहां पैसे मांगते, करप्शन है, रिश्वत मांगते। तो ये अपने ज़हन में डाल लें कि अल्लाह ने इस मुल्क को पहले तो मिनरल्स दिए हैं, तांबा दिए, कोयले के बड़े रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान को तो कभी बिजली की कमी 100 साल तक नहीं होनी चाहिए, जितने बड़े सिर्फ कोयले के रिजर्व हैं थर के अंदर। 180 अरब टन का कोयला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, 180 अरब टन। यानी इसका मतलब सऊदी अरेबिया से ज्यादा बिजली पाकिस्तान में कोयले से बना सकते हैं हम। अभी मैं 2 हफ्ते पहले मुझे दुनिया का टॉप जो मिनरल की कंपनी ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम है एंड्रू फॉरेस्टर है, वो मुझे मिलने आया। वो मुझे कहता कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा
तांबे के रिजर्व्स हैं, कोयले हैं, सोना है, लेकिन कहता दुनिया इसलिए नहीं आती, करप्शन की वजह से लोग पैसे मांगते हैं। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अब कंपनीज पाकिस्तान आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है जो मिनरल्स जो इनकी एक्सप्लोरेशन करें। तो ये कंपनीज आएंगी, जितना भी हमारे ऊपर अभी कर्जा चढ़ा के ये गए हैं पिछले वाले, इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ क्लीन गवर्नमेंट दे के, करप्शन खत्म करके, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे इस पाकिस्तान को उठा के। हम चाइना गए, अब ये सुने जरा, जो हमें अल्लाह ने जमीन दी है, ये जो हमारे पास जमीन है, ये जरखेज तरीन जमीन है। हम अभी चाइना गए, चाइना की कंपनीज से हमने एमओयू साइन किया सीपैक के अंदर, तो उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान में जो गाय की एवरेज कि कितना गाय दूध देती है, 6 लीटर। पाकिस्तान में 6 लीटर है एवरेज गाय का। चाइना के अंदर 20 से 24 लीटर है। अब सिर्फ ये सोच ले कि अगर हम 6 से 12 लीटर कर दे तो पाकिस्तान में दूध एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको मिसालें दे रहा हूं कि इस मुल्क में अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, लेकिन हमने ना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ना तवज्जो दी। तो इंशाल्लाह जो चाइना से हमने अब साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स सीपैक के अंदर, और जो हमारे से एमओयू साइन किए हैं, वो हमारे तो हर इशू, हर जगह टेक्नोलॉजिकल हमारे लिए मदद भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री रीलोकेशन कर रहे हैं सीपैक के अंदर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हम पाकिस्तान को हर चीज़ में, इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे डेवलपमेंट। और वो जो मेरा ख्वाब है कि एक दिन बाहर से दुनिया पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएगी। अब मैं आपसे ये, अब मेरे से सब पूछते हैं कि जी आपकी विजन क्या पाकिस्तान की, कि किस तरह का पाकिस्तान होना चाहिए। तो मैं ये आपके सामने अपनी विजन रखता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा ज़रूरी है आप सबको समझना, क्योंकि हर कौम किसी मकसद के लिए पैदा होती है। हर कौम का एक मकसद होता है, एक विजन होती है, एक नजरिया होता है। पाकिस्तान बना था और उसका एक बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान। इलामा इकबाल और कायदे आज़म, जो एक लीडर को मैं मानता हूं, कायदे आज़म को, और इलामा इकबाल जो शायद ही इतना बड़ा मुसलमान दुनिया में कोई ज़हन हो पिछले 500 साल में, तो इनकी क्या थी। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को जो अमेरिका में बड़े होंगे, उनको प्लीज ये एक चीज समझाएं कि ये क्या ख्वाब थी पाकिस्तान की। और मैं ये इसके ऊपर अपनी ये बात खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये बड़े गौर से समझें, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या मकसद था इस मुल्क का बनने का। देखिए, पाकिस्तान बना था, उसको इलामा इकबाल ने जिस तरह कहा, इसने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। वो क्या, कौन सी इस्लामी फलाई रियासत बनी थी? जो कि मदीना की रियासत थी। मदीना की रियासत क्या थी? कितने लोगों को पता कि मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत एक मॉडर्न स्टेट थी, मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे बनी हुई थी। वो जो कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने हमें कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, उनके रास्ते पे चलो, उनकी शरिया पे चलो, उनकी शरिया मदीना की रियासत थी। मदीना की रियासत के क्या असूल थे, ये आप बड़े गौर से आपने मेरी बात सुननी है। मदीना की रियासत दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी। एक इंसानियत का निजाम बना था, अदल और इंसाफ का निजाम बना था। मदीना की रियासत
मदीना के रियासत के वो कौन से असूल थे? सबसे बड़ा असूल था, उसमें रहम था। एक कमजोर के लिए रहम था, बेवों, यतीमों, माजूरों, गरीबों, बूढ़ों को पेंशन्स पहली दफा मदीना की रियासत में शुरू हुई थी कि रियासत ने बूढ़ों की भी जिम्मेदारी ली थी। वो गरीब थे, उनके साथ दो सुपर पावर्स थी, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। पैसा तो उनके पास था, वहां अमीर अमीर था, गरीब गरीब था, इनके पास तो पैसा भी नहीं था। लेकिन सरकार मदीना ने फैसला किया कि रियासत की जिम्मेदारी है अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। पहली दफा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन निकली, जो आजकल मगरिब में आप देखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। पैसे वालों से टैक्स लिया और कमजोरों के ऊपर खर्च किया। ये पहली दफा हुआ था, उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उससे पहले बादशाह अमीर और उसके इर्द गिर्द अमीर, बाकी कौम गरीब। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पैसे वालों से लेके गरीबों को देना, ये पहली दफा मदीना में हुआ था। फिर ख्वातीन को राइट्स दिए गए थे, वो भी रेवोल्यूशन थी। पहली दफा ख्वातीन को हिस्सा दिया गया था जायदाद के अंदर। आज तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक पाकिस्तान में हम स्वाय थोड़े से शहरों के, देहात में आज तक हम औरतों को उनका हिस्सा नहीं देते जायदाद में। ये तहरीक इंसाफ अब कानून लेके आ रही है कि ये कानून उनको देना पड़ेगा, हमारी औरतों को हिस्सा।